नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, आज मैं आप लोगों को एसएससी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए 20 जीके के क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा और ये जीके के साथ में जीएस के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 20 रहेंगे, बट मैं 20 क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के टोटल में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। दोस्तों विश्वास कीजिएगा, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लगा लीजिएगा और उनको आप एक्सप्लेनेशन के साथ में लगा लीजिएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो भी एग्जाम आप क्लियर कर रहे हो उसके अंदर श्योर वहीं से आपका क्वेश्चंस कवर होगा। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। यहाँ पे इसका पूरा नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि AFE इसका पूरा नाम क्या है या AFEP इसका पूरा नाम क्या है। तो दोनों आप अच्छे से रट लीजिएगा। इसका नाम होगा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर या अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। ये करता क्या काम है? बच्चों को कंप्यूटर विज्ञान के बारे में और कोडिंग के बारे में काम करने के लिए या उनका पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो एक प्रकार से ये बच्चों के अंदर कंप्यूटर विज्ञान है वो पहुंच है उसकी बढ़ाने के लिए है। तो अब ये किसने प्रारंभ किया? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हाजिर है यहाँ पे। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में जनजातीय कार्य मंत्रालय आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अब इसी प्रकार के एग्जाम में आपसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत कब की गई। दोस्तों डेट है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, 27 सितंबर 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के बारे में शुरुआती जानकारी देने के लिए यह टूल लॉन्च किया गया। एग्जाम में इसी प्रकार से एक मिलता जुलता एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युवा रोजगार कार्यक्रम किसका है। युवा रोजगार कार्यक्रम तो ये आपका TCS का है। और एग्जाम में आपसे पूछे इंटरनेट साथी कार्यक्रम, इंटरनेट साथी कार्यक्रम किसका है? तो ये आपका गूगल का है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए DG पीवट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DG पीवट, ये किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा गूगल। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका जनजातीय मंत्रालय की बात आ रही है, जिसको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोलते हैं। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम इसके वर्तमान कैबिनेट मंत्री है। कौन? जुएल ओराम। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में अपन 2025 के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास में है? जुएल ओराम के पास में है। अब यहाँ पे आए हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये कौन है? तो वर्तमान में जिनके पास में रेल मंत्रालय है या अपन कहे तो अश्विनी वैष्णव है, वही अपने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ऑब्वियसली नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए आगे, इसके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात हुई है, तो इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री के नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको 10+ क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पेपर सेट उठाया ताकि आप लोग रियल देख सको कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध इनके बचपन का नाम क्या था? पहले अपन क्वेश्चंस पढ़ लेते, बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कथन कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। आगे यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही जवाब बनेगा वह 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट आंसर निकलने वाला है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑप्शन हाइड कर दिया है, आंसर हाइड कर दिया, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक इसको रियल टाइम में ले सको, आप अपना भी एनालिसिस कर सको कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देने वाले हो। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पहले हुआ, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। 2500 वर्ष पहले यानी इनका जो जन्म होता है वो 483 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है। अब 483 यानी लगभग 500 तो ये हो गए, और अपना 2000 ये चल रहे हैं, तो 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हो गया। जो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, 483 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इनका जन्म कब होता है? जन्म होता है इनका 563
ईसा पूर्व है, और मृत्यु कब हो जाती है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 2500 वर्ष पहले होती है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं। शाक्य गण से ये संबंध रखते थे। अब इनका जन्म कहाँ पे होता है, शाक्य गणराज्य में होता है। तो कहाँ पे होता है, लुम्बिनी नामक शहर में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु है। दोस्तों एग्जाम में सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत्यु होती है कुशीनगर में, जन्म होता है लुम्बिनी के अंदर होता है। ओके, एग्जाम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था। और एग्जाम में पूछा जाता है इनके बेटे का नाम क्या था, तो इनके बेटे का नाम था राहुल। अच्छा, इनके पिता का नाम बता दीजिएगा, तो पिता का नाम था सुधोधन, और माता का नाम था दोस्तों माया। चलिए, बुद्धिज्म के संस्थापक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितने शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं। डेली बेसिस आप लोग बिल्कुल सीरीज अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को समर्पित है। संविधान है वह कई तरह से सरकार की शक्तियों को समर्पित है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। देखिएगा, मूल अधिकार ही एक ऐसी चीज़ है जिसको उल्लंघन करने की शक्ति किसी को भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है। यानी मूल अधिकारों का हनन करना एक गवर्नमेंट के पास में भी इसका पावर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। करेक्ट आंसर जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार को भारत के संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। भारत का मैग्ना कार्टा, इसकी संज्ञा इसको दी गई है। मूल अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर किया गया है और संविधान के भाग नंबर 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। जितने भी अनुच्छेद हैं उनके अंदर इन सब का वर्णन किया गया है। टोटल मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखता हूं, कमेंट करके बताएगा ये मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे। छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएगा मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है इसका। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे और ये हस्ताक्षर दोस्तों डेट भी बता दीजिएगा, पता है तो। ये हस्ताक्षर हुए थे गांधी यानी महात्मा गांधी के बीच में और भारत के जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके बीच में हुए थे ये, और ये हुए थे 5 मार्च 1931 को हुए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में 5 मार्च 1931। ये समझौता कहाँ पे हुआ था, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। कौन से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुए थे। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की अपन बात करें, इसी प्रकार से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मूल्यह्रास के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मूल्यह्रास के बारे में पहले पता होना चाहिए, मूल्यह्रास की डेफिनेशन क्या बनती है। मूल्यह्रास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। दोस्तों यदि आप लोगों को कुछ डाउट लगता है या क्वेश्चंस का अरेंजमेंट लगता है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपना फीडबैक दोगे उस अकॉर्डिंग में अपना जो भी है कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, बट आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक से ही पता चलता है कि अपना कंटेंट कैसा जा रहा है और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मूल्यह्रास की मैं बात करूँ, मूल्यह्रास अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं। अगर कोई भी अचल संपत्ति है उसमें यदि गिरावट के कारण या समय के कारण मूल्य में कमी आती है तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए मूल्यह्रास में अचानक वाले को नहीं शामिल किया गया। उसके अंदर मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, समय के साथ में, ये समय के साथ में यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो दोस्तों वह कहलाता है मूल्यह्रास कहलाता है। समझ गए। जैसे कि आप कोई चीज़ आज के डेट में खरीद रहे हो और 5 साल बाद में उसका वैल्यू डाउन हो जाता है तो वह कहलाता है आपका मूल्यह्रास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, दोनों बिल्कुल सही है, 1 और 2। अचल संपत्ति में गिरावट के कारण मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं और मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें ओनली समय के साथ जो होता है उसी को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के किसको यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे।
तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये दोबारा से ऐसा रिपीट होने की संभावना नहीं लगती, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा सुएला ब्रेवरमैन है। लेकिन मैं आपको इसके अंदर क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इसके यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अगर यूनाइटेड किंगडम का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका एंथम क्या है, जैसे अपना एंथम क्या है, राष्ट्रगान है जनगण मन, तो इसी प्रकार से ये यूनाइटेड किंगडम का क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम का है गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ये वहाँ का एंथम है। उसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी कैपिटल पूछा जा सकता है, इसकी कैपिटल लंदन है, इसकी राष्ट्रीय भाषा पूछी जा सकती है जो इंग्लिश है। आगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से वर्तमान में अगर आप डाटा देखो तो इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, केयर स्टारमर है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसके उच्च सदन को क्या कहते हैं, लंदन के या सॉरी यूनाइटेड किंगडम में इसके अपर हाउस या को क्या कहते हैं, तो अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। और जैसे कि भारत में उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा, भारत में बोलते हैं राज्यसभा। और निम्न सदन को दोस्तों बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन को बोला जाता है यूके में, और भारत में बोला जाता है निम्न सदन को लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। मजा आ रहा है, क्वेश्चंस भी हार्ड हो रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो दोस्तों मैसूर दशहरा है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे कर्नाटक के साथ में। और ये कब मनाया जाता है, ये दशहरे के दिन मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर जो भी दशहरा आता है अपना, उसके अंदर ये मनाया जाता है। 10 दिन का ये कार्यक्रम चलता है, जैसे कि अपना जो दशहरा चलता है वैसे ही 10 दिन का कार्यक्रम चलता है, 10वें दिन ये प्रोग्राम होता है। और ये वार्षिक प्रोग्राम है, एनुअली प्रोग्राम है, ये कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया था। तो आप थोड़ा सा अपन कर्नाटक के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें तो कर्नाटक में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आंसर बनेगा इसका कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बिदार फोर्ट कहाँ पे है, PIDAR, बिदार फोर्ट यानी किला, बिदार नामक किला कहाँ पे है, तो ये भी आपका कर्नाटक में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है गोमतेश्वर स्टैचू कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोमतेश्वर स्टैचू कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोल गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पे है, तो ये भी आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा बनती जाती है ज़रूर बता देते हैं आपको। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, इसके अंदर टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो सिद्धरामैया इसके मुख्यमंत्री है, थावरचंद गहलोत इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं। 2025 के मैं डाटा बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो देखिएगा पुरुष साक्षरता दर हो, महिला साक्षरता दर हो या साक्षरता दर हो, सबसे ज़्यादा अपन बात करें तो केरल के अंदर थी अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर बात करें में तो भारत की बात करें तो भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, किसका संघ है, राज्यों का संघ है। और भारत के अंदर टोटल वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डाटा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। 9 है, 8 है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8, क्योंकि पहले थे 8 फिर 2 बने 10 हुए, 10 में से 1 कम हुए 9 दोस्तों, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डाटा ध्यान में रखना, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है वर्तमान के अंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर है NV रमन्ना को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बट मैं आपको इसमें थोड़ा सा स्टैटिक टाइप से बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिंगापुर की बात करूँ तो सिंगापुर की जो राजधानी है वह सिंगापुर सिटी है, राजधानी इसकी सिंगापुर सिटी है। और तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सिंगापुर पे, राज्यपाल वो गवर्नर वगैरह कौन है वहाँ पे, प्रेसिडेंट है थर्मन षणमुगथनम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की,
देखिएगा जो भी ये नेशनल गेम्स होते हैं 2023 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में जो नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 5 शहरों के अंदर मेज़बानी की गई थी। 5 शहर कौन थे, एक था मडगांव, दूसरा शहर था वास्को, तीसरे शहर की बात करें तो पोंडा, चौथा शहर था पंजिम और 5वां शहर था यहाँ पे मापुसा। तो इस तरीके से 5 शहरों ने इसकी मेज़बानी की थी 2023 के अंदर। तो 2023 के गेम्स कहाँ पे खेले गए थे, नेशनल गेम्स हुए थे गोवा राज्य के अंदर हुए थे। चलिए अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसका कितनी टीमें इसके अंदर भाग ली, तो 37 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया, 37 टीम्स ने इसके अंदर भाग लिया। चलिए आगे नेक्स्ट डाटा जो पूछा जा सकता है, इसके अंदर कितने खेल से लिए थे, तो खेल थे 43 खेल इसके अंदर शामिल किए गए थे। टीम थी 37 टीम थी और गोवा इसका मेजबान शहर था, भारत का गोवा राज्य। और दूसरी तरफ अपन बात करें, इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका मोटो क्या था, तो गेट सेट गोवा, गोवा तैयार हो जाओ, गेट सेट गोवा यानी गोवा तैयार हो जाओ, ये इसका मोटो था, सिद्धांत था, जो भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने क्वेश्चंस बता दिए आपको। 2022 का जो भी नेशनल गेम्स हुआ था वह सूरत शहर में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, बताएगा 2, 4, 6 या 8। तो भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो 2 देश कौन कौन से हो गए, तो 2 देश, एक तो हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। और श्रीलंका के अलावा दूसरा जो देश है उसका नाम है मालदीव। तो श्रीलंका एंड मालदीव के साथ में समुद्री सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। अच्छा 2 देश तो समुद्री सीमा साझा कर दिए, तो बाकी अगर जो थलीय सीमा है वह कितने देशों के साथ शामिल करता है, बताइएगा कमेंट करके। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 6 देश हो गए, कोई और बच गया जिनके साथ ये स्थलीय सीमा शेयर की जाती है। 6 देशों के साथ में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ में स्थलीय सीमा शेयर की जाती है। और भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों 7500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, हरित क्रांति। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा अनाज। हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात बोले तो इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका अनाज, ग्रीन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, विश्व में। तो भारत में किसको कहा जाता है, तो भारत में कहा जाता है, क्या तो नाम था उनका, नाम कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, थोड़ा सा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, फटाफट बताइएगा क्या था, MS स्वामीनाथन। चलिए इसकी शुरुआत कब होती है, 1960 के दशक में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। साउंड पोल्यूशन की बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में डेसिबल। सेंटीमीटर है वह लंबाई का मात्रक है, ओम है वह रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्रक है, और हर्ट्ज है वह फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज आवृत्ति जिसको अपन बोलते हैं आवृत्ति का मात्रक है। चलिए 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये डाटा ध्यान रखना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, रेजिस्टेंस को इस तरीके से अपन लिखते हैं R। फ्रीक्वेंसी F = 1/T होता है। F का यदि फॉर्मूला आपसे पूछे, फ्रीक्वेंसी = 1/T, T यहाँ पे आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल जो समय में लिया जाता है सेकंड, 1/सेकंड। तो हर्ट्ज क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज = 1/सेकंड भी अपन बोल सकते हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंप्लीट किसी भी चैनल के ऊपर देख लीजिएगा, बट आप लोग रेस्पॉन्स देते रहेगा। जितना आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे मैं उतना ही आपको शानदार तरीके से ये सेशन कवर करवाने वाला हूँ, और आप लोग बाकी जो डिमांड करते रहेंगे उसका भी मैं अच्छे से आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। देखिएगा यदि दोनों पार्टी बराबर में आ गई अगर तो जीतने के लिए उसको 2 अंक का बढ़ोतरी चाहिएगा। करेक्ट आंसर बनेगा 2। यदि बराबरी पे आ गए और जीतना है तो उनको 2 अंक की बढ़ोतरी जरूरी है। ओलंपिक गेम्स की बात करें तो 2024 के जो ओलंपिक गेम्स थे वह पेरिस के अंदर हुए थे। पेरिस है फ्रांस की राजधानी। 2024 के ओलंपिक गेम्स दोस्तों पेरिस में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है वह टोक्यो के अंदर आयोजित हुए थे, और जो नेक्स्ट आगामी 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वह होंगे लॉस एंजल्स 2028 के लॉस एंजल्स के। ओके, ये सब के सब क्या थे, ये समर थे, समर ओलंपिक गेम्स थे। अगर विंटर ओलंपिक गेम्स की मैं बात करूं तो विंटर ओलंपिक गेम्स है 2022 के बीजिंग में हुए थे, चाइना बीजिंग, और 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स है दोस्तों वह होने वाले हैं मिलानो कॉर्टिनो। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिएंडर पेस का संबंध किससे। दोस्तों अभी तक मैं आप लोगों को, ये मेरा तीसरा सेट है, और तीसरे सेट में अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी का मैंने पेपर सेट यहाँ पे लिया है। अभी एसएससी जीडी के पेपर सेट में मैं देख रहा हूँ ये तीसरे सेट में ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा का ऐसा रिपीट हो गया है। तो आप देख सकते हो 2 ही शिफ्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होने को देखने को मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। लिएंडर पेस का संबंध किससे है। लिएंडर पेस का संबंध है लॉन टेनिस के साथ में है। अगर लॉन टेनिस के साथ में है, यदि अपन बात करें बाकी और भी आप खिलाड़ी बता सकते हो जो लॉन टेनिस से संबंध रखते हो। अगर लॉन टेनिस से संबंध रखते हैं लिएंडर पेस के अलावा सानिया मिर्जा के अलावा महेश भूपति ये सब है लिएंडर पेस से संबंध रखते। क्रिकेटर का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्टली सभी जानते हैं, अनिल कुंबले, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर वगैरह 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 बहुत सारे हैं क्रिकेट के बारे में जानकारी रखने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है। एथलेटिक्स के ऊपर पूछा जा सकता है कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी कौन कौन है, जैसे कि अंजू बॉबी जॉर्ज हो गया, मिल्खा सिंह हो गया, पीटी उषा होगी, कन्नम मल्लेश्वरी हो गई, ये सब एथलेटिक्स से संबंधित है। हॉकी की मैं बात करूँ तो धनराज पिल्लई और ध्यानचंद है, वह हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल क्या है, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। और बैडमिंटन से संबंधित है गोपीचंद और साइना नेहवाल, एंड एक और है साउथ की है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, पीवी सिंधु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मर्दंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका आंसर है स्वांग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गणगौर राजस्थान के अंदर मनाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर है स्वांग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप कहाँ आयोजित किया गया 2022 का। तो दोस्तों 2022 का आयोजित किया गया मिस्र की राजधानी कायरा के अंदर आयोजित किया गया था। मिस्र की राजधानी कायरा, जर्मनी म्यूनिख, भारत नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया सिडनी। कैपिटल है क्या ये? नो, कैपिटल नहीं है। शहर की बात हो रही है, किस शहर में आयोजित किए गए, तो ये मिस्र के कायरा में आयोजित किए गए थे 2022 का। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका ISSF का जो हेडक्वार्टर है वह जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है। जर्मनी राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा कैपिटल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, डेली इसी प्रकार से आपको कवर करवाते चलेंगे। भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत देश में 5 IIT स्थापित किए गए। तो दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका अपन कहते हैं 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर में 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रधानमंत्री उस समय थे, अपन बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसी समय 5 IIT की स्थापना की गई थी। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017, और उसके बाद में पंचवर्षीय योजना का जो स्थान है वह ले लिया था, नीति आयोग ने ले लिया था। और सबसे पहला
आईआईटी कौन सा था, फर्स्ट आईआईटी की अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अभी अभी मैंने 3 सेट करवाए थे, उसी में से पहले सेट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला आईआईटी कौन सा था, तो वह था आईआईटी खड़गपुर था, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके अलावा दूसरे में आईआईटी की बात करूँ, जो स्टार्टिंग आईआईटी है वह है आईआईटी मुंबई है, और तीसरे की बात करूँ आईआईटी मद्रास है, फिर आईआईटी कानपुर है, और फिर आईआईटी दिल्ली है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दबा के। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से था, तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा सारंगी से संबंधित था। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे था, तो करेक्ट आंसर जाने का आपका सारंगी से था। अब यहाँ पे मैं 4 आपको नाम इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उन सबको भारत रत्न मिला हुआ है, इसलिए 4 कौन कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न मिला था, और इनका संबंध है शास्त्रीय गायक से है, शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार से है। और तीसरा नाम बताऊं बिस्मिल्लाह खां, जिनका संबंध शहनाई से है। और चौथा है पंडित भीमसेन जोशी, जो शास्त्रीय गायक से संबंधित है। ये 4 नाम थोड़ा सा ज़्यादा है इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत सरकार के इतिहास में लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास में लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव का नाम है राजीव गौबा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। अच्छा, कैबिनेट सचिव कौन होता है, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है, जो वर्तमान में है राजीव गौबा। तो दोस्तों, ये था सेट नंबर 3 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। टोटल 3 क्वेश्चंस क्या, एक क्वेश्चन इस सेट में 20 क्वेश्चंस के माध्यम से अप्रॉक्सीमेट मैंने 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिया है। इसी प्रकार से मैं बिल्कुल शानदार आपको एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस कवर करूँगा। पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।